हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमएपीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स की सीरीज चल रही है जिसमें एमपीसी 001 के आज 5th वीडियो पर हम हैं और इंटेलिजेंस का टॉपिक चल रहा है। 4th वीडियो आप देखकर जरूर आए होंगे क्योंकि आपको पता है कि हम कुछ टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इंटेलिजेंस का सेकेंड पार्ट यानी स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप, ये हमारे आज के वीडियो के मेन हाईलाइट्स हैं, मेन टॉपिक हैं। आइए आ जाते हैं पेज नंबर 30 पर हमें आना है क्योंकि यहीं पर हमें हमारा टॉपिक मिलेगा। यस, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। इससे पहले का टॉपिक हमारा गिलफोर्ड का थ्योरी था, वो हम कवर कर चुके हैं। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी 10 मार्कर में कई बार पूछी गई है, 6 मार्कर में भी पूछी गई है। तो आप मान के चलिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर करना है। ईजी भी बहुत है, मैं हर टॉपिक से पहले मोस्टली ईजी कह देती हूँ, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो टॉपिक ईजी है? तो इजी नोट्स में से इजी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी इंटेलिजेंस के हमारे सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। नाम है इसका ट्रायर्किक, तो हमेशा ध्यान रखिए ट्राई वर्ड जो है वो 3 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस के 3 टाइप की बात होती है, लेकिन ये जो थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस की फॉर्म में देखते हैं इंटेलिजेंस को। तो टाइप का मतलब ये हो गया कि इंटेलिजेंस 3 टाइप से हमें प्रोसेसिंग करता हुआ नजर आता है। Robert J. Sternberg, an American psychologist, developed the triarchic theory of intelligence in the 1980s. He believed that intelligence is, just a minute, he believed that intelligence is much more than what traditional IQ tests measure. According to him, intelligence is made up of 3 interrelated parts: एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। 3 टाइप के इंटेलिजेंस में उन्होंने डिवाइड किया था, 3 प्रोसेसेस में। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर हम इन तीनों टाइप के इंटेलिजेंस में से किसी एक को हायर या लोअर या इस तरीके से देखते हैं, बट ये 3 टाइप होते हैं। उनकी थ्योरी को इसी वजह से ट्रायर्किक कहते हैं क्योंकि 3 पार्ट में वो कैटेगराइज करती है। Sternberg emphasized that intelligence should be seen as the ability to adapt to the environment. ये जो लाइन आपको हाईलाइटेड दिख रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी को पढ़ेंगे ना, तो और या फिर एमसीक्यू में कभी भी किसी एग्जाम में आ जाए तो आप जान लीजिए कि एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंट किसने कहा है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा है। सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव पर्सनल गोल्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल स्किल्स। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सनल गोल को भी मानते हैं क्योंकि ये भी कनेक्ट करेंगे। जो पहली लाइन हमने पढ़ी है ना कि एनवायरमेंट को अडेप्ट करना, अडेप्टेशन की कंडीशन होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना, पर्सनल गोल्स को अचीव करना, ये सारी चीजों को वो कंसीडर करते हैं। एनवायरमेंट वाले पार्ट को लेके अक्सर एमसीक्यूज बनते हैं। खैर आपके में तो कहीं एमसीक्यूज नहीं आएंगे, पर मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। अब ये जो 3 टाइप के आपको दिख रहे हैं इंटेलिजेंस, एक बार इन्हें ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब ऐसे पहले दूसरे में ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे ही आता है, लिखा है सामने, इसलिए पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिव की और तीसरे में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की। एनालिटिकल इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें हम एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशन को काउंट करते हैं। आपको याद होगा मैंने इसी सीरीज में आपको ट्रायर्किक थ्योरी एक और फॉर्म में कराई थी, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हम इसे पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये थ्योरी आगे आएगी तो इस 3 टाइप की हम बात करेंगे। और इसी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर वो 3 कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे। अब जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इसको हम दूसरे नाम यानी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस से भी जानते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि 3 मार्कर में पूछ लिया कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये तो एक छोटा सा पार्ट बन गया है ना। अगर आपको थ्योरी आती है तो आप जानते होंगे कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस का ही नाम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है। आप लेकर आ जाएंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्ड्स में, तो ये जानना जरूरी है। तो दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, हर एक के 2-2 नाम है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस को पहले कवर करेंगे, बाद में पिक्चर पे मैं वापस लौट आऊंगी क्योंकि एक की बात कर रहे हैं तो एक को ही बात पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज होते हैं जिन्हें हम हॉट्स कहते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होते हैं पर्सन के, वो यूज होते हैं क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है और लॉजिकल थिंकिंग की भी जरूरत पड़ती है। ये ऐसे काइंड ऑफ एबिलिटी है जो कि आईक्यू टेस्ट भी मेजर करते हैं। ओके क्योंकि अभी हमने बात करी हायर लेवल की होती है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग आइडियाज एंड इवैल्यूएटिंग सॉल्यूशंस। इट इज यूजफुल इन एकेडमिक सेटिंग्स वेयर टास्क इंक्लूड आंसरिंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग इक्वेशन, आइडेंटिफाइंग पैटर्न। जो अपने जितने भी इस तरह के पजल वाले क्वेश्चन देखे हैं, पैटर्न वाले देखे हैं, उन सब में एनालिटिकल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, एनालिटिकल इंटेलिजेंस से नाम है तो ये एनालाइज करने से रिलेटेड है और एनालाइज करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे से कहना चाहिए पारंगत होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो वही है ये चीज, यानी इसीलिए एनालिटिकल इंटेलिजेंस एक टॉप टाइप के इंटेलिजेंस में आता है क्योंकि एनालिटिकल इंटेलिजेंस होने का मतलब ही यही है कि इंसान पहले बहुत सारे और भी क्वालिटीज मेंटल लेवल पे रखता है।
राइट, शार्प है वो। तो एन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, कंपेयर करना, इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन एटसेट्रा। ये एकेडमिक सेटिंग्स में यूजफुल है जहाँ पे टास्क में क्वेश्चन के आंसर्स करने हो, इक्वेशंस क्रिएट करनी हो। शायद आई थिंक आई हैव रेड दिस बट आई नीड टू एक्सप्लेन इट। सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम और रीजनिंग थ्रू अ साइंस क्वेश्चन इन एन एग्जाम। डेरिवेशंस होते हैं साइंस में, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम में उनको सेट करना होता है। तो जितने भी ऐसे हायर ऑर्डर लेवल की चीजें होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, वो सब एनालिटिकल इंटेलिजेंस आपका मांगती है कि आपके अंदर होना चाहिए। और कॉम्पोनेंशियल इसका दूसरा नाम है, आपको पता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस ये कहलाता है। अब आता है हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो एक बार पिक्चर में भी देख लेते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी यही कह रहा है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेटिव कितने हैं, इनोवेटिव कितने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की इस कंडीशन को आप क्रिएटिव तरीके से कितना कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यहाँ भी हो रही थी, और इंटेलिजेंस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में ही तो दिखता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी टास्क किया जाना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब आप अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि बस हमारी जिंदगी शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही गुजर रही है, ऐसा फीलिंग आएगी आपको। मतलब ये जोक था लेकिन फिर भी बात तो सही है। तो इस तरीके से आप आगे देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही क्रिएटिव इंटेलिजेंस को आप तब डिस्प्ले करते हैं जब आप किसी काम को बहुत क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में करते हैं, इमेजिनेशन अपनी उसमें लगाते हैं। राइट, ये जो आपको इस तरह से पिक्चर दिख रही है ना, एग्जामिनेशन में आपको कॉपी में स्पेस ऐसे ही कवर करना है। मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे और अपने आंसर को स्मार्ट बनाएंगे। आप टीचर को क्या है ना, इवेल्युएटर को दिख गया कि ये बच्चा जो है, हमारा स्टूडेंट जो है, ये जानता है कि 3 टाइप का होता है और उसके उसके एक फीचर को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो ये तो एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया। आप भी किसी भी तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, किसी तरीके से ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लिख के, जैसे कि उसमें था भी है ना, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लिख के, पूरा फुल फॉर्म लिख के, इस तरीके से आपने फ्लो चार्ट बना दिया। मतलब आपको अब जो आपका इवेल्युएटर है उनको हाईलाइट करके दिखाना है कि भाई देखो हम ये जानते हैं। अब हम इस तरह से चीजों को कर देते हैं थोड़ा, कि इसमें क्या होता है, आंसर की कॉपी में थोड़ा एक तो स्पेस भी जाता है। हालांकि वर्ड लिमिट पर अभी भी हम स्टिक हैं, मगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो मैं प्रेजेंटेशन से वापस लौटती हूँ। हम बात कर रहे थे क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, तो आ जाते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे। It is the ability to deal with new situation and come up with original ideas, new ideas, and it involves imagination, innovation, ability to connect unrelated ideas. It helps individual adapt to new experiences and use existing knowledge in unique ways. Knowledge सबके पास होती है, लेकिन उसको यूनिक वे में कैसे हम यूज करें कि कुछ बेहतर हम कर पाएं, कुछ क्रिएट कर पाएं, तब हम कहते हैं कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। ये ज्यादातर आर्ट, राइटिंग, डिजाइनिंग और साइंटिफिक इन्वेंशन, रिसर्च, इनमें नजर आती है। जो लोग इसकी फील्ड में वर्क करते हैं वो ऐसी चीजों को परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। राइटिंग अ पोएम, इन्वेंटिंग अ न्यू गैजेट, यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ये सब क्रिएटिविटी है। आगे अब लास्ट है हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ट्रायर्किक थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इसी के साथ एक चीज मैं आपको मेंशन करना भूल गई, इसे देख के ध्यान आया, इसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस वर्ड से बना है। क्रिएटिविटी में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप क्रिएटिव हैं तो हमेशा किसी भी चीज पर हर बार आप ओरिजिनल जड़ से शुरू नहीं कर रहे होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होना होगा। तो इसीलिए एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस से कहते हैं, उसका नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं आगे, और आगे आने से पहले इस पिक्चर की तरफ भी दिखा दूं कि ऐसे जो पर्सन होते हैं जो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं, वो स्ट्रीट स्मार्ट कहलाते हैं। उनके अंदर कॉमन सेंस बहुत हाई होता है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उनकी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज अबाउट अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, रियलिटी में वर्क करना, एंड इट इज ऑफ्टन कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट्स और कॉमन सेंस। ये क्या चीजों में हमें देखने को मिलता है? डिसीजन मेकिंग में, किसी डिफिकल्ट टास्क के अक्रॉस आप आए, कितना क्विक आपने डिसीजन लिया, अपने डेली टास्क को कितना मैनेज करके आप चल रहे हैं, कितना आप स्मार्ट है चीजों को करने में। दिस फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट ऑलवेज मेजर्ड बाय एकेडमिक टेस्ट, बट इट प्लेज अ बिग रोल इन पर्सनल एंड वर्क लाइफ। मैंने बोला ना कि कितने स्मार्टली आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। किसी डील को नेगोशिएट करना, फिक्सिंग अ ब्रोकन अप्लायंस, टीम वर्क मैनेज करना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ट्रायर्किक थ्योरी के फीचर्स की बात करें तो ये एक बैलेंस व्यू रखती है कि इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट बुकिश नॉलेज, ये क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। ये कहता है कि सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, लाइफ स्किल्स है, इनका भी इंक्लूजन है, रियल वर्ल्ड का भी यूज है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसी के बारे में है। लर्निंग स्टाइल, ईच पर्सन में बी स्ट्रॉन्गर इन वन एरिया बट अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री कैन लीड टू सक्सेस। हो सकता है कोई एक पर्सन सिर्फ क्रिएटिव ज्यादा हो, बाकी चीज उसमें उतनी ना हो, लेकिन अगर उनका बैलेंस बन जाए तो वो एक्सेल भी कर सकता है। तो कुल मिला के स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है वो हमें अच्छी ही नजर आ रही है कि इंटेलिजेंस केवल एकेडमिक नहीं होता, और इंटेलिजेंस एकेडमिक होता भी नहीं है।
कई बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं, है ना, ये न्यू आइडियाज क्रिएट करने के बारे में है। आ जाते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ, विच इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड है। मैंने मेंशन तो किया था, बोलकर तो बताया है, बट लिखा नहीं था, तो आप चाहें तो अपने पास नोट कर लीजिए। ये दोनों थ्योरी जो आज हमने पढ़ी है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। ओके, पिछली बार भी बताया था, फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थ्योरीज में किसी भी चीज को लेकर हो, इंटेलिजेंस की बात है तो इंटेलिजेंस में ये इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस के फॉर्म में देखती हैं, राइट। तो हार्वर्ड गार्डनर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे, उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्रिएट की। ही चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एबिलिटी मेजर्ड बाय IQ टेस्ट। Instead, he believed that human intelligence is multifaceted. People have different kind of intelligence and everyone has a unique combination of them. मतलब उन्होंने ये कहा, वैसे तो उन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की थी, हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में वो बात करते हैं और हर पर्सन में उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि हमारे पास 8 वैल्यूज हैं, वही मैंने एक एग्जाम्पल भी कुछ दिन पहले दिया था कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 8 वैल्यू हैं, तो आपके अंदर कोई वैल्यू बहुत कम होगी, कोई ज्यादा होगी और कोई बहुत ज्यादा होगी, है ना। शायद 9 हो गए, इसको इरेज कर दीजिए। तो ये आपके अंदर 8 वैल्यूज हैं, 8 फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। कोई बहुत ज्यादा है, आप किसी पे बहुत हाई हैं, कोई एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, राइट। तो इस तरीके से जो 8 डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। बाद में उन्होंने एक और भी ऐड किया था, 9th भी ऐड कर दिया था, लेकिन अभी हम समझेंगे इसको कि क्या कौन कौन से वो इंटेलिजेंस हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, और इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इन 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के नेम लर्न कर लीजिएगा। बहुत आसान है, अभी मेरे ख्याल से आप पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। पहला तो है लैंग्वेज के बारे में, यानी ये कहते हैं कि लैंग्वेज की एबिलिटी भी एक एबिलिटी है, राइट। एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इफेक्टिवली स्पोकन और रिटन। कभी कभी हम अपनी बात को कहते हैं, उसमें इतने स्मार्ट तरीके से वर्ड्स का यूज करते हैं कि सामने वाले पर्सन को बात 2 मिनट में समझ आ जाती है। कहते हैं शब्दों का जादू जिसे कहते हैं। तो वो जो शब्दों का जादू जिसे करना आता है, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई है। और ये शब्दों का जादूगर होते कौन है आपको पता है? राइटर्स, पोएट, टीचर्स। देखिए टीचर्स भी लिखा है, पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे। हालांकि नोट्स मैंने ही बनाए, लेकिन अब ऐसे एक वर्ड तो नहीं ध्यान था, पर यहाँ टीचर्स मैंने लिखा होगा, शायद मुझे लग रहा है मैंने इंटेंशनली लिखा होगा। एनीवे, पब्लिक स्पीकर्स भी आप देखते हैं, राइटर, पोएट्स भी जो होते हैं वो शब्दों का जादू करते हैं। आप उनकी पोएट्री सुनते हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम लॉस्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो शब्दों के जादूगर होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। राइटिंग एसेज, स्टोरी टेलिंग, लर्निंग लैंग्वेजेस इजी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब कर पाते हैं जो लोग, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। अब किसी भी लेवल पर आप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है लैंग्वेज में आप इंटरेस्ट रखते हो या ना रखते हो, लेकिन कुछ तो लेवल आपके अंदर होगा। और किसी भी टाइप का इंटेलिजेंस कभी जीरो नहीं होता, साइकोलॉजी में कभी कुछ भी जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये तो है ही, क्योंकि ये काउंट करता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कितनी आपके अंदर रीजनिंग के स्किल्स हैं, आप कितना नंबर्स से खेल पाते हैं। यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं नंबर्स का जो जादूगर है। सबको जादूगर नहीं बनाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग डिजिट्स के साथ में बहुत क्विकली जो है वो मैथ्स के प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं, कैलकुलेशंस में बड़े फास्ट होते हैं। और नॉट जस्ट द कैलकुलेटिव पार्ट, यहाँ पे जो लॉजिकल मैथमेटिकल है, ये लॉजिक की बात कर रहा है, तो इसमें साइंस भी आएगी और कंप्यूटर्स भी आएंगे। यानी उस पार्ट पर भी जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, जैसे कि डिफरेंट साइंटिस्ट, इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिशियन, ये भी सब इसका एग्जाम्पल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर, देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने वही डाला हुआ है यहाँ पे। साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो गए, 3 मेजर कैटेगरीज हैं और स्मॉलर कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो पजल सॉल्व करना, कैलकुलेशन, कोई लॉजिकल कोडिंग करना, कोडिंग भी इसका एग्जाम्पल है। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस ये स्पेशियल है, स्पेशल नहीं है। जो कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग से सोचते हैं कि ये शायद गलत लिखा होगा, वो स्पेशल लिख देते हैं, नहीं, इट्स स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल मत जो वर्ड है वो स्पेस से बना है। अब स्पेस वाला इंटेलिजेंस का क्या काम है, हम क्या समझ रहे हैं? स्पेस का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। सोचिए सबसे अच्छी विजुअलाइजेशन पावर ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस में किसकी होती होगी? अब क्योंकि आप सामने नहीं है तो आंसर भी मुझे ही देना होगा, एंड द आंसर इज पायलट। आप पायलट जो होते हैं वो नेविगेट करते हैं प्लेन को, राइट। तो वो कैसे करते हैं? हालांकि वो सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं करते हैं, बट उनमें ये हाई होता है। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो किसी चीज के बनने से पहले ही उसको विजुअलाइज करते हैं, तभी तो वो क्रिएट कर पाते हैं। डिजाइनर्स जो होते हैं, जो फैब्रिक्स बनाते हैं, फैब्रिक से कुछ जो है वो नया डिजाइन करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब स्पेशल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। क्योंकि ड्राइंग, रीडिंग मैप्स, मैप रीडिंग करना, 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करना, ये इस पर हाई होना स्पेशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है।
और कहा जाता है कि हर पर्सन इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू होल्ड करता है। मतलब अगर आपके सामने मैंने एक बॉक्स रखा, ये रहा बॉक्स, ठीक है, और मैंने कहा कि ये है बुक्स का ढेर, बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप इन बुक्स को इसमें अरेंज करिए, तो आप एक अंदाजा लगाएंगे कि इतनी बुक्स इसमें आ जाएंगी, कैसे आएंगी? क्या मैं बुक्स को ऐसे ऐसे करके रखना शुरू करूं? क्या बुक्स ऐसे रखी जाएं या बुक्स को ऐसे रखा जाए? आपका माइंड जो है वो समझने लग जाएगा कि किस तरीके से बुक्स रखने पर इस एरिया में आ जाएंगी। तो आपको केवल प्लेन ही नहीं उड़ाना है, डिजाइनर होना जरूरी नहीं है। एक स्मॉलेस्ट लेवल पर आपकी स्पेस की विजुअलाइजेशन ये होती है। आपको कोई चीज कहीं रखनी होती है ना, तो माइंड अनुमान लगा लेता है कि इतने में आएगी या नहीं। दूर से जाके नापेंगे तो सभी कर लेंगे। तो ये हो गया स्पेशल इंटेलिजेंस। उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे हाई होंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे जो लोग हाई होते हैं वो म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर ये होते हैं, क्योंकि उनके अंदर साउंड, रिदम, पिच, टोन, इनको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये इंडियन आइडल वगैरह या इसमें कभी देखा है? मुझे तो अभी एकदम से अनु मलिक का फेस याद आ गया, जब कोई कुछ बेसुरा सा गाता था, और अभी मैं ज्यादा तो नहीं देखती थी ये सब, लेकिन कोई कोई सीन कहीं का याद आ रहा है कि कोई बहुत बेसुरा सा गा रहा था, तो वो कैसे एक्सप्रेशन बना लेते हैं ना, मतलब वो फील कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम भी फील कर लेते हैं कोई ज्यादा ही बेसुरा गा रहा होता है तो, कि अजीब, मतलब माइंड एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है कि क्या कर रहा है, ऐसा मन में आता है। तो वो जो एक्सप्रेशन देते हैं ना वो वियर्ड से, तो वो हमें वियर्ड लगते हैं, बट उनके लिए वो क्या है, क्योंकि दे आर वेरी हाई ऑन द म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सो दे नो कि ये जो धुन जा रही है वो सही जा रही है, नहीं जा रही है, स्केल है जो सही है, नहीं क्या है पता नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बाथरूम सिंगर की तरह गा लेती हूँ। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस उस हिसाब से हम समझ पाते हैं। ओके, देन कम्स बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये जो होता है ये उनमें होता है जो डांसर्स, एथलीट्स, सर्जन्स। अच्छा, सर्जन्स क्यों लिखा है? क्योंकि सर्जन्स को भी पता होता है कि वो उस बॉडी के अंदर को चीजों को करते हैं जिनको आप समझ के देखिए कि कितना डिफिकल्ट और होता है, मतलब सोच ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर नॉट सर्जन्स, सो दे नो कि ये कैसे चीजें होंगी। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले जो होते हैं वो बॉडी को बैलेंस करने की बात भी आती है, उन चीजों पे भी हाई होते हैं। एक्टिंग, स्पोर्ट, यूजिंग टूल विद प्रिसीजन। अब आप देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, मैं आगे भी आपको इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल समझाऊंगी। ये किस तरह से आपको पिक्चर बना के आनी है एग्जाम में भी, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। आप देखिए लिंग्विस्टिक में हमने कहा था, शब्दों के जादूगर कहा था ना, वर्ड स्मार्ट हो गए। लॉजिकल मैथमेटिक्स में लॉजिक स्मार्ट हो गए। अभी नेचुरलिस्ट पे हम आए नहीं है, स्पेशल पिक्चर स्मार्ट हो गए क्योंकि पिक्चर विजुलाइज कर लेते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले बॉडी स्मार्ट हो गए, म्यूजिकल वाले म्यूजिक स्मार्ट हो गए। अब इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बचा, और ये तीन हमारे पास रह गए हैं, इनकी हम बात करते हैं, आइए क्विकली। इंटरपर्सनल यानी कि इंटर, जब भी वर्ड यूज होता है, इंट्रा, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इंटर मतलब जहाँ पे दो अलग अलग लोग जुड़ते हैं, और इंट्रा मतलब जब हमारा सेल्फ की बात होती है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे जब कोई पर्सन हाई होता है, सो दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरैक्ट विद वेल विद अदर्स। ये इस इंटेलिजेंस पे आप सबको हाई होना है, क्योंकि अगर आप भी फ्यूचर में काउंसलर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करना आना पड़ेगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों की चीजें नहीं थोप सकते, आपको समझना पड़ेगा कि कोई पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और आप समझते समझते इतना ज्यादा समझ जाएंगे कि होता भी है साइकोलॉजी वालों के साथ, अगर उनके संग कोई गलत भी बिहेव करता है तो वो बस समझने में ही रह जाते हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, ये भले ही आपको शायद ये बात थोड़ा फन वे में लगे, लेकिन मैं बात बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद भी से एक्सपीरियंस किया, और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुना है कि हम ज्यादा समझने की वजह से कई बार इस चीज में स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और बहुत लोगों को माफ करते चले जाते हैं। ठीक है, माफ करना अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रगल हमारे लिए भी रहता है इस चीज को लेके। खैर, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे टीचर्स हाई होते हैं, लीडर्स हाई होते हैं, काउंसलर्स जैसे मैंने आपको बताया हाई होते हैं। वहीं पर इंट्रापर्सनल की बात करें तो यहाँ पे आपको फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर्स ये हाई दिखेंगे। काउंसलर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रापर्सनल मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग होना। यहाँ तक आने के लिए इस पर हाई होना जरूरी है। अगर आप इंट्रापर्सनल पे नहीं है ना, अगर आपको खुद की नॉलेज नहीं है, आप सेल्फ के लिए अवेयर नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे समझेंगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका इंट्रापर्सनल पे हाई होना, डीप अंडरस्टैंडिंग होना खुद की। अब थॉट, फीलिंग एंड मोटिवेशंस। इसके बाद हमारा है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जो नेचर के टुवर्ड्स बहुत लव और केयर करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, इनफैक्ट हम सभी होते हैं, और हमें करना भी चाहिए, आइडियली करना चाहिए, बट किसी किसी में ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। प्लांट्स की केयर करना, लव करना, एनिमल्स के टुवर्ड्स बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना, और होना भी चाहिए हम सभी को। ये जो हमें फार्मर्स में, बॉटनिस्ट में, एनवायरमेंटलिस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली भी, जैसे मैंने आपको एक बुक शेल्फ में बुक फिट करने का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें भी कोई डॉग स्ट्रीट डॉग दिख रहा है, या पेट्स हैं, तो उनसे हम प्यार करते हैं, उनके टुवर्ड्स हम केयर अफेक्शन शो करते हैं, तो वो हमारा भी यहाँ पर कोई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। वरना ऐसे भी क्रूअल लोग आपको मिल जाएंगे
जो एनिमल को देख के पत्थर मारते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। अच्छा, ये जो था नाइन्थ इंटेलिजेंस, ये बाद में उन्होंने इसमें ऐड किया, राइट, बाद में ऐड किया, जिसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। सेंसिटिविटी टू डीप क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल के बारे में अभी आगे आप पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं समझाऊंगी, बट एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है जो हमें ये बताता है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, उसकी समझ जब हमें होती है कि हम किस लिए लाइफ में हैं, क्या हमारा पर्पस है, हमें जीवन में करना क्या है, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअल थिंकर्स फिलोसोफर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में भी लिखा है कि वाई आर वी हियर और थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जब हम इन चीजों से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अच्छी थी ये थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर की, अच्छी लगी होगी आपको। इसमें यही बात हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस को हम डिफरेंट वे में देखते हैं। और आपको मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, भी रिसेंटली मैं अपनी नीस की एक बुक उठा के देखी मैंने, फोर्थ, व्हेन शी वाज इन फोर्थ, अभी तो वो बड़ी हो गई है, तो उसकी बुक में मैंने ये देखा कि जो सिलेबस है ना, करिकुलम है, उसमें हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था। जो इंडेक्स होता है ना, उसमें मेंशन था कि ये वाला चैप्टर कौन से वाले टाइप के इंटेलिजेंस को कवर कर रहा है, ये वाला चैप्टर में कौन से वाले टाइप का इंटेलिजेंस कवर हो रहा है, तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का उसमें यूज था। तो एजुकेशन में काफी यूज होता है इसका, क्योंकि ये जितने टाइप के हमने इंटेलिजेंस देखे, इसमें से काफी सारे एकेडमिक अचीवमेंट में, एकेडमिक पाथ में हम देखते हैं एक्वायर करते हुए लोगों को। जैसे लैंग्वेज, बच्चा स्कूल में आके सीखता है, हालांकि लैंग्वेज घर पे भी सीखता है, मगर प्रोफिशिएंसी तो अपने फॉर्मल वे में ही गेन कर पाता है ना। मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके से। रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, आज हमने क्रिएटिविटी की बात भी की है क्रिएटिव इंटेलिजेंस में, और इंटेलिजेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो दोनों का क्या रिलेशनशिप है, दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन थिंकिंग के। क्योंकि क्रिएटिविटी जब होती है, क्रिएटिव होने के लिए थिंकर होना जरूरी है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा क्रिएटिविटी परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन जस्ट थिंकिंग इनफ नहीं है, उसमें और भी सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आ जाते हैं, बट थिंकिंग की बात हो रही है। while they are related, they are not the same, of course they are not same. Psychologists have studied how these two abilities connect, overlap and differ. Understanding their relationship, पहले हम दोनों को क्विकली समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, आप समझ ही रहे हैं। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज जो हमारे पास है उसको न्यू सिचुएशन में अडेप्ट कर लेना, ये सब इंटेलिजेंस है। और क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी है एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, इसको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ। देन थिंकिंग इन फ्लेक्सिबल इमेजिनेटिव वे, सॉल्व प्रॉब्लम विद नोबल अप्रोचेस। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को जब हम लिंक करते हैं, तो यहाँ पे पहले तो क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंक्लूड करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग समझाया था। और इनके बीच की सिमिलैरिटी की बात करें तो बोथ इन्वॉल्व थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोनों में ये कॉमन है। इसके अलावा दोनों में ही मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों ही सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो इनके बीच में हो गई सिमिलैरिटी। आप अपनी तरफ से भी और पॉइंटर्स बढ़ा सकते हैं आपको लगे, पर मैंने तो वर्ड लिमिट बहुत ही सही तरीके से फॉलो की है, इसलिए मुझे पता है कि इतना इनफ है एक आंसर में मेंशन करने के लिए। फिर उसके बाद इनके रिसर्च हुई है इनके रिलेशनशिप पे, तो ये स्टडीज ये शो करती है कि सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी, बट हाई इंटेलिजेंस अलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे टर्मन ने भी अपना थॉट दिया था। साइकोलॉजिस्ट जेपी गिलफर्ड एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एज अ की पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जो जेपी गिलफर्ड है, आपने देखा था अपनी थ्योरी में डाइवर्जेंट थिंकिंग पे वो भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उसके बाद थ्रेशोल्ड थ्योरी जो है वो भी इनके रिलेशनशिप पे बात करती है। वो ये कहती है कि अ पर्सन नीड्स टू हैव एटलीस्ट एन एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिव टू इमेजरी टू क्रिएटिव for creativity to emerge. Beyond that level, creativity depends more on personality, motivation and environment. तो ये थ्रेशोल्ड थ्योरी में कहा गया है। मतलब इनके रिलेशनशिप पे कहाँ कहाँ बातें हुई हैं। एक तो जनरल स्टडी है, जेपी गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग का पॉइंट दे दिया, थ्रेशोल्ड थ्योरी ने ये कह दिया कि एक लेवल रिक्वायर्ड है मिनिमम, राइट, जिसमें कि आईक्यू से 85 से 120 का वो कवर करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रैकिक थ्योरी में कहा ही है, मैंने बताया आपको कि किस तरह से उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ही नाम दे दिया है। तो ये जो दो पॉइंटर आपने अभी देखे, ये दोनों ही इसके रिलेशनशिप को और बताते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है और कैसे ये लिंक्ड है। ये जो दोनों ही टॉपिक्स हैं वो सिमिलैरिटीज ही बताते हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस और क्रिएटिव सिमिलर होने के साथ साथ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है। इसके बाद हम इससे समराइज करेंगे कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह पर वैल्यू रखते हैं। रिलेटेड तो है, जब हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंस का नाम दे दिया है तो डेफिनेटली रिलेटेड तो है। अब एक कंपैरिजन चार्ट की हेल्प से हम इसके डिफरेंसेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, डेफिनेशन में एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, और यहाँ पे न्यू आइडियाज जनरेट करने को हम क्रिएटिविटी कहते हैं।
थिंकिंग के टाइप की बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्रिएटिविटी में, कितना ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। मेन स्किल क्या है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग है, मेमोरी है, वर्बल है, न्यूमेरिकल स्किल है, जबकि यहाँ पे इमेजिनेशन की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी की। ये जितने भी पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ, ये जो भी कंटेंट अभी तक आपने पढ़ा है उसी में से निकाले गए हैं, नई बात कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि कुछ मैंने और नया ऐड करा है कि मेजरमेंट टूल्स के हो गए, क्रिएटिविटी के टेस्ट होते हैं, इसमें IQ के टेस्ट होते हैं। लाइफ की बात करें, लाइफ में एकेडमिक सक्सेस हमें एक्वायर कराते हैं, ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिलवाते हैं। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में हम पावरफुल हो जाते हैं इंटेलिजेंस की हेल्प से, और क्रिएटिविटी की हेल्प से हम प्रॉब्लम को नोवल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरीज के हिसाब से बात करें तो ये जी फैक्टर, स्पीयरमैन के जी फैक्टर को कहा जाता है इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी में भी इसका जिक्र आता है, और इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा गया है। गिलफोर्ड की थ्योरी में, थ्रेशोल्ड थ्योरी में भी कंसिस्टेंस देखने को मिलता है इसका एग्जिस्टेंस। कैन वन एग्जिस्ट विदाउट द अदर? पॉसिबल। मैनी इंटेलिजेंट पीपल मे नॉट बी क्रिएटिव एंड वाइस वर्सा। जबकि यहाँ पे हम देखें, क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन मोर देन इंटेलिजेंस। एजुकेशन में फोकस की बात करें तो स्टिल एम्फेसाइज्ड थ्रू एकेडमिक एग्जाम, ये प्रोजेक्ट बेस्ड और आर्ट लर्निंग रिलेटेड प्रोग्राम की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा काफी क्विक हमारा वीडियो कवर हुआ है, क्योंकि टॉपिक छोटे छोटे थे। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्रिएटिविटी की हमने आज बात करी, जिक्र करा, इंटेलिजेंस के टर्म में किया, पर क्रिएटिविटी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और इंटेलिजेंस से वो एसोसिएटेड था, क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप था, इसलिए वहां पर उस टॉपिक को डाल दिया था। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी के बीच में भी रिलेशनशिप बताना होगा, वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे, और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? थ्योरीज कहाँ तक आपने प्रिपेयर कर ली है मेरे साथ साथ? कितना मजा आपको आ रहा है पढ़ने में? कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। बाय बाय।